हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करूंगा KVPY 2020 का केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन विद द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंट क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस बार जो KVPY एग्ज़ाम हुआ था वो 31 जनवरी को हुआ था। तो मैं आ गया हूँ इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ, हमें 3 यहाँ पे स्पीशीज़ दी गई हैं, केमिकल स्पीशीज़, और पूछा गया है फॉलोज द ऑर्डर। तो इसमें हमें इन कार्बोकटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो एक सिंपल सा GOC से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप पहले स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, यानी CH3- ये ग्रुप है। तो आपको यहाँ पे पता है फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ C और यहाँ पे CH3 ऐसा एक ग्रुप है। सेकंड स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पैरा पोजीशन पे नाइट्रोजन, साथ में उससे जुड़ा हुआ 2 मिथाइल ग्रुप भी दिया है। तो जब भी ऐसा NR2 ग्रुप होता है, जब भी ज्वाइन होता है बेंजीन रिंग से पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे, तो प्लस M इफेक्ट दिखाता है, यानी पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। यानी ये क्या करता है, बेंजीन रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन्स को यानी लोन पेयर को डोनेट करने की शक्ति रखता है। इसके वजह से जो पैरा पोजीशन पे जॉइंट ये अटैच ग्रुप है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी रिंग में, और कंसिक्वेंटली इस पैरा पोजीशन पे भी जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और कार्बोकटायन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक Me यानी मिथाइल ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे दोनों साइड, और अगेन ये सेम कार्बोकटायन स्पीशीज़ है बीच में। लेकिन आपको पता है जो CH ये जो मिथाइल ग्रुप होता है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, और इसकी वजह से स्पेस में काफ़ी जगह कंज्यूम करता है। तो फॉर द टाइम बिंग इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे कंसिडर करें, ये है PH यानी बेंजीन रिंग, यहाँ पे C एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे C 1 हाइड्रोजन, नेक्स्ट हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक कार्बन, फिर यहाँ पे अगेन एक CH3 ग्रुप है जो कि इतना ही बड़ा होगा इस ग्रुप के जैसे, और एक और CH3 ग्रुप है, और इसके बाद यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी क्राउडिंग हो सकती है। इस हाइड्रोजन के वजह से इस CH3 के बीच में रिपल्जन हो सकता है, इस CH3 और इस हाइड्रोजन के बीच में अगेन रिपल्जन हो सकता है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये जो CH3 ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो ये कार्बोकटायन ग्रुप है ये एट 90 डिग्री टू दिस प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग हो जाएगा। यानी अगर बेंजीन रिंग का ये प्लेन है तो ये जो कार्बोकटायन है वो ऐसे हो जाएगा कुछ, यानी जो इसके ऑर्बिटल्स हैं उसको परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जो इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो उसको परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ये बेंजीन का ऑर्बिटल था तो ये इस एक्सिस में हो जाएंगे, यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर हो जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, यानी इसका स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से हो सकती थी, बिकॉज मिथाइल आर प्लस I ग्रुप यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन 2 में देखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन A और D एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये भी एक ठीक ठाक इफेक्ट है। तो यहाँ पे 2 के बाद 1 आ जाएगा, और लास्ट में आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 आएगा, यानी यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन B। ये फेनोमेनन जो मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया आउट ऑफ प्लेन जाने का किसी भी ग्रुप का ड्यू टू रिपल्जन फ्रॉम द नेबरिंग ग्रुप्स, इसको ऑर्थो इफेक्ट या SIR यानी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस भी कहा जाता है। इसका आप और भी स्टडी कर सकते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टडी आप करेंगे, जहाँ पे इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ होती है या फिर NH2 ग्रुप की बेसिसिटी डिक्रीज़ होती है। इसके लिए भी आप इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, पॉलीमर चैप्टर से पूछा गया है। द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इज, तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको पता होगा। टेफ्लॉन आपको पता है कि कभी भी बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको टेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसके वजह से ये पॉलीमर बनता है। तो ये जो यहाँ पे फ्लोरो का आप देखेंगे CF2 डबल बॉन्ड, CF2 के वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है ये बहुत ही हीट रेजिस्टेंट और बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है। NCERT में भी ये कोट किया गया है।
साथ में बेकलाइट आपको पता है क्रॉस लिंकिंग होती है इसके अंदर, इसकी वजह से ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इससे आप जो कुकर वगैरह का हैंडल होता है वो बनाने में काम आता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप्स बनते हैं पीवीसी के, उसमें यूज़ होता है। तो ये भी इजीली जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, क्योंकि वरना आपके जो भी पाइप्स वगैरह हैं वो बैक्टीरिया डिग्रेड कर देगा। तो यहाँ पे जो पॉलीलैक्टिक एसिड है वो आप एलिमिनेशन से बता सकते हैं कि बायोडिग्रेडेबल है। जो लैक्टिक एसिड है, आपको पता है लैक्टिक एसिड मिल्क में मिलता है, लैक्टिक एसिड को बैक्टीरिया यूज़ कर सकता है। अगर आपने थोड़ा बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि लैक ओपेरॉन करके एक कॉन्सेप्ट होता है। तो लैक ओपेरॉन में क्या होता है कि लैक्टोज को बैक्टीरिया तोड़ता है, तो लैक्टोज तोड़ने की शक्ति होती है बैक्टीरिया के पास, तो इसलिए वो इजीली बायोडिग्रेडेबल है। तो यहाँ पे आप उससे भी ये आंसर आराम से पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर होगा पॉलीलैक्टिक एसिड, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ये है कैनिज़ारो रिएक्शन से पूछा गया है। अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड्स विच कैन बी रिड्यूस्ड विथ फॉर्मल्डिहाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड KOH आर। तो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH, तो इससे आपको एक ही रिएक्शन याद आएगा, कैनिज़ारो रिएक्शन। और यहाँ पे आपको रिड्यूस करने के लिए दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड से, क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मेट बनाएगा, यानी HCOO- और यहाँ पे K+ इसके साथ में सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। और जो दूसरा कंपाउंड है उसका एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में, इसके लिए आपको पता है कंडीशन होता है कैनिज़ारो के लिए कि नो अल्फ़ा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, यानी अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, इसकी वजह से ये क्वालिफाई नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसे आप देखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गए। अगला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्वालिफाई हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन देने के लिए। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कीटोन है, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे CH3 है यहाँ पे भी, तो इसकी वजह से ये भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे ऑप्शन 4, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये अगेन क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से कार्बन बना चुका है, एक मिथाइल के साथ, यहाँ पे एक CH2 के साथ, यहाँ पे एक CH2 के साथ, और एक यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ। तो 4 बॉन्ड पहले से ही कार्बन बना चुका है, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 5, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ओनली 2 एंड 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे चेक करना है, जो कि आप सिंपल GOC से भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि कैनिज़ारो और अल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आता ही है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं KVPY का इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे जो एग्जामिनर थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाउ विल यू कन्वर्ट एन एल्डिहाइड टू अ एसिड विदाउट यूजिंग एन ऑक्सीडाइज़र और रिड्यूसर। तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि वी कैन यूज़ कैनिज़ारो रिएक्शन बाय यूजिंग द रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस KOH। तो उन्होंने कहा था वेरी गुड। तो ये आप याद रखिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हो सकता है, अगर आप स्टडी करेंगे तो ये आगे भी आपको मिलेगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए, और ये JEE और नीट में भी आने का वापस से चांस है ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, तो इसलिए इसको आप रिवाइज करते रहे टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, अगेन बहुत ही सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर सैनिटाइजिंग सर्फेसेस। तो अगेन कोविड-19 की वजह से सैनिटाइज़र का तो आपने काफ़ी यूज़ किया होगा, लेकिन अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें जो कटायोनिक डिटर्जेंट होता है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये यूज़ किया होता है एज अ सैनिटाइजिंग डिटर्जेंट। तो ये NCERT का एक डायरेक्ट लाइन है केमिस्ट्री फॉर एवरीडे लाइफ से। हो सकता है आप कंफ्यूज हुए होंगे क्लोरामफेनिकोल से, क्योंकि ये भी एक बैक्टीरिया को रोकने वाला एंटीबायोटिक है, लेकिन एस्पर्टेम तो नहीं हो सकता क्योंकि एक शुगर का सब्सटीट्यूट है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, तो एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन अगेन हम यूज़ नहीं करते इसके लिए सैनिटाइजिंग के लिए। तो 2 ऑप्शन में हो सकता है आप कंफ्यूज हुए होंगे, क्लोरामफेनिकोल और सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NaOH विथ दिस कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर। तो अगेन एक ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्टेस्ट होगा। तो आपको पता है NaOH एक अल्कली है, एक बेस है, तो जो भी बेस्ट एसिड होगा उसके साथ में इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फास्टेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपको तीनों कंपाउंड में से जिसका हाईएस्ट एसिडिटी होगी वही आपको पहले क्लासीफाई करना है इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी।
तो फर्स्ट कंपाउंड जो है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है, सेकंड में मेटा पोजीशन पे है, और जो थर्ड है वहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है। ये अगेन एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो अगर आप स्टैंडर्ड बुक सॉल्व करेंगे जेईई और नीट की प्रिपरेशन में तो उनमें आपको ज़रूर एक क्वेश्चन मिलेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट्रो एक -I ग्रुप है, तो इसके वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और इसकी वजह से यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज़ होगी, यानी NaOH के साथ में यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन होने का, फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होने का चांस बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो कार्बो अनायन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा अगर यहाँ पे नाइट्रो ज़्यादा नज़दीक होगा, यानी पुलिंग इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कर पाएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा बेंजीन रिंग में, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे जब एक नेगेटिव चार्ज आएगा इस मैकेनिज़्म के बीच में, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए NO2 जितना नज़दीक होगा उतना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, और इसलिए आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आप बोलेंगे कि सेकेंड वाले में मेटा पोजीशन ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन आपको पता है मेटा पोजीशन में रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता, उससे अच्छा पैरा पोजीशन में काम करता है। तो फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, तो 1 के बाद 3 आप देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन सी में ही है। लास्ट आएगा ये, यानी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो। जिन्होंने भी स्टैंडर्ड बुक सॉल्व की होगी उनके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और आप इसे थोड़ा से लॉजिक से और GOC के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछा गया द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2-phenyl प्रोपेन अमाइड टू 1-phenyl इथेन अमाइन। तो हमें यहाँ पे बताना है कि प्रोपेन अमाइड को कन्वर्ट करना है इथेन अमाइन में। तो देखते हैं आपका आंसर आ जाना चाहिए कि ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, यानी Br2NaOH। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप बोलेंगे कि मैंने बिना इसका रिएक्शन लिखे कैसे बता दिया, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि प्रोपेन अमाइड में आप देखेंगे तो 3 कार्बन होंगे। ये साइड वाला ग्रुप के ऊपर अगर आप ध्यान फिलहाल के लिए नहीं भी दें तो ये प्रोपेन अमाइड में आपको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 डबल बॉन्ड हो NH2 ऐसा होगा पहले, और जब इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा तो यहाँ से यहाँ पे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH2 CH3 CH2 NH2 ऐसा बनेगा, यानी इथेन अमाइन बनेगा। साथ में यहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप लगा रहेगा। तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ही है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन लेस अमाइन बनता है फ्रॉम अ अमाइड। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़े होंगे तो डायरेक्टली 10 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कंपाउंड X इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम। तो यहाँ पे हमें 2 रिएक्शन दिए गए हैं X के ऊपर, पहला है रिडक्शन, दूसरा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो किस कंपाउंड का आप रिडक्शन करेंगे तो आपको इथेन अमाइन मिलेगा। तो एसीटोनाइट्राइल का, चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो एसीटोनाइट्राइल का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमें CH3 CH2 NH2 मिलेगा, यानी ये सही है। नेक्स्ट अगर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH यानी एसिड बनेगा। तो इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है दोनों भी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद एसिटिक एसिड ही बन रहा है, तो एसिटिक एसिड हमें यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इसकी वजह से एसीटोनाइट्राइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो नाइट्रोमीथेन का आप रिडक्शन करेंगे तो आपको नाइट्रो ग्रुप का जो रिडक्शन होगा तो NH2 बना देगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक और कार्बन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, इथेन अमाइन बनाना है, यहाँ पे मीथेन अमाइन ही बन पाएगा, तो वैसे एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है एसिड एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का आप कभी भी रिडक्शन करेंगे तो आपको अल्कोहल मिलेगा, ना कि अमाइन, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। आइसोसाइनाइड का अगर आप रिएक्शन करेंगे तो आपको प्राइमरी अमाइन कभी नहीं मिलेगा, आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा। तो आप एलिमिनेशन से भी देख सकते हैं कि तीनों भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे करेक्ट आंसर एसीटोनाइट्राइल ही बनेगा, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी अमाइन लेंगे NC ग्रुप जिसमें रहेगा तो यहाँ पे NH और फिर CH3 ऐसा बनेगा रिडक्शन के बाद में। यहाँ पे समझिए एक R ग्रुप लगा हुआ होगा कोई भी, तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बन रहा है, सेकेंडरी अमाइन नहीं। तो तीनों भी ऑप्शन एलिमिनेट होने की वजह से ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है न्यूक्लियस X कैप्चर्स अ बीटा पार्टिकल एंड देन एमिट्स अ न्यूट्रॉन एंड गामा रे टू फॉर्म Y, X एंड Y आर। तो हमें बताना है X और Y के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल्स डिस्कस किया है एटॉम बॉम्ब सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एमिशन और उनके इफेक्ट बताए हैं न्यूक्लियस के ऊपर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम X से स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर P नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एटॉमिक मास आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी N+P मान लेते हैं।
तो जब एक बीटा पार्टिकल गेन करेगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा रिएक्शन, बीटा पार्टिकल के ऊपर -1 चार्ज होगा और यहाँ पे 0 उसका मास होता है। तो ओवरऑल जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, एक बीच में एटम बनेगा ट्रांजिएंट एटम, जो हम मान लेते हैं W होगा, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा P-1 और एटॉमिक मास N+P ही रहेगा। अगले स्टेप में जब W एक न्यूट्रॉन को एमिट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ पे N+P-1 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो Y बनेगा वो P-1 ही एटॉमिक नंबर के साथ रहेगा और यहाँ पे एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा N+P, तो था पहले से, उसमें से एक न्यूट्रॉन निकल गया तो N-1+P हो जाएगा। तो ओवरऑल N+P-1 यहाँ पे बचेगा। तो हमने X से स्टार्ट किया था जिसके पास P नंबर ऑफ प्रोटॉन थे और N+P उसका एटॉमिक मास था, यानी N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, P नंबर ऑफ प्रोटॉन थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं Y को, तो Y के पास आप देख सकते हैं P-1 प्रोटॉन है और यहाँ पे N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और अगेन P-1 प्रोटॉन है। तो आपको पता है ऐसी स्पीशीज़ जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोन, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे आपको रेडियोएक्टिव डिके का आइडिया यहाँ पे पूछा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस ऑफ 0.1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2 एट 1 बार इज क्लोजेस्ट टू। तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट हमें दिया गया है Kb 0.512 केल्विन kg पर मोल, ये हमें वाटर के लिए इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट दिया गया है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको सिंपल से यहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल्स टू IKB इंटू M, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। I यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर, Kb आपको वैल्यू दिया ही है, आपको M का वैल्यू 0.1 दिया ही है, अब आपको सिर्फ I का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉपर सल्फेट आप देखेंगे ये आयोनाइज हो सकता है, तो कॉपर सल्फेट जब आयोनाइज होगा तो यहाँ पे आपको पता है Cu2+ बनेगा और एक SO4 2- बनेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 2 आयन्स आपको मिलेंगे। तो अगर हम इसे क्विकली कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है I का वैल्यू 2 रखेंगे, Kb का वैल्यू और M का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है, इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1024। तो आपको पता है जब भी हम कोई भी सॉल्यूट को मिक्स करते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में, अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो इसके वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से जो बना हुआ सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनली जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, साथ में इतना उसमें इंक्रीज होगा डिग्री सेल्सियस, तो यानी प्लस 0.1024 यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो इसका इफेक्ट आएगा वो 100.10, अगर हम 2 डिजिट तक देखेंगे डेसिमल के बाद, तो ये इसका करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि आपको कभी भी बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा गया तो उसमें एलिवेशन हो, यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा होगा वैल्यू। और अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो फ्रीजिंग पॉइंट में होता है डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछा होता तो आपको वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। बाई चांस यहाँ पे हमें वाटर का फ्रीजिंग पूछा होता तो वहाँ पे 0 डिग्री माइनस हमें करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आप केयरफुली इसको सॉल्व करिए क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस करके भी दिया है, तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो गलत ऑप्शन भी मार्क करके आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर से। अगला क्वेश्चन में हमें पूछा गया वीक एसिड और वीक बेस की टाइट्रेशन से रिलेटेड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। पूछा गया वीक एसिड इज टाइट्रेटेड विद अ वीक बेस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या कंडीशन होगा ये हमें बताना है। आइए रीड करते हैं पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है। दिया गया द पीएच डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये बात गलत है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे कोई भी अगर वीक एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन हो रहा है तो पीएच पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस की वजह से, क्योंकि इसका एक जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड आपने याद भी किया होगा, pH इज इक्वल्स टू 7 + ½ pKa - pKb। तो यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू आएगा वो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंडेंट नहीं है। वही अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता या स्ट्रॉन्ग बेस होता तो वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता, लेकिन यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आपको ये फार्मूला भी याद है तो इससे आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं।
इसलिए कभी कभार कहा जाता है कि जो आपको टॉपिक हार्ड लगे उसका अगर आप फॉर्मूला भी याद करके जाएँ तो कोई सिंपल क्वेश्चन ही आ गया तो आप उसे अटैम्प्ट ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है pH इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन। तो सही बात है, ये इसका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको डिपेंड दिया है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिया है, तो ये वाला तो सही हो गया। नेक्स्ट है pH डिपेंड्स ऑन द pK एंड pKb ऑफ द एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। तो ये भी बात सही है, आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख भी सकते हैं कि pK और pKb दोनों भी टर्म इन्वॉल्वड हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो इंडिपेंडेंट वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स है, तो एक अगर सही है तो दूसरा तो गलत होना ही है। तो इससे आप देखेंगे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, भले आपको थोड़ा सा बड़ा लगे पढ़ने के टाइम, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है, आपने अच्छे से इसको रिवाइज किया होगा तो आप इजीली इसको विद इन 1 मिनट सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड। पूछा गया प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड इन अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवर हो रहा है, यानी रिएक्शन राइट साइड में जा रहा है। अगर एक रिएक्शन होगा A to B तो ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है फेवर्ड है। तो हमें इसमें पूछा गया अगेंस्ट स्टेटमेंट। पहला जो क्वेश्चन था वो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड था, ये वाला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो द चेंज इन द गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज नेगेटिव। तो ये बात सही है, जो डेल्टा जी वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर ये स्पॉन्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर डेल्टा जी वैल्यू रिएक्शन का जो होगा डेल्टा जी आर वो नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन है द टोटल चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन एंड द सराउंडिंग इज नेगेटिव। तो ये मे भी नहीं भी हो सकता। क्यों आप कहेंगे ऐसा क्यों? टोटल चेंज इन गिब्स एनर्जी, यहाँ पे बहुत जन को कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आप पूरे ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग के कॉम्बिनेशन के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सिर्फ रिएक्शन के रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि A to B जो रिएक्शन है उसके लिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवरेबल है। आपको सिस्टम से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसमें जो सराउंडिंग में रिएक्शन हो रहा है उसमें वो फेवरेबल है कि नॉन फेवरेबल है। तो आप उसके ऊपर बिना इन्फॉर्मेशन के कमेंट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ जो रिएक्शन कंटेनर है उसके अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में ही दिया गया है। तो आपका जो मेन फोकस है वो यहाँ पे सिस्टम के ऊपर ही होना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। यहाँ पे जो डेल्टा जी वैल्यू होगा सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का, वो आपको यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं कि लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा। जो टोटल चेंज है वो आपको नहीं पता, हो सकता है सराउंडिंग का हायर हो एज़ कम्पेयर टू, हो सकता है सराउंडिंग का मोर पॉजिटिव हो एज़ कम्पेयर टू द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। तो ओवरऑल जो इसका नेट इफेक्ट आए वो पॉजिटिव ही आए। जैसे हो सकता है जो सराउंडिंग का जो डेल्टा जी वैल्यू है वो +1000 है और जो सिस्टम का जो डेल्टा जी वैल्यू -900 है, तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो +100 आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप इस पर बिना इन्फॉर्मेशन के कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसमें डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव ही होगा, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है द चेंज इन द एंट्रोपी फॉर द रिएक्शन इज़ पॉजिटिव। तो ये भी अगेन बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। जो डेल्टा जी वैल्यू है वो हम सिर्फ सिस्टम के लिए कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि फेवरेबल है, लेकिन सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी अगर रिएक्शन का पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि जो एंट्रोपी में जो चेंज है ओवरऑल डेल्टा एस टोटल जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब जो सिस्टम का एंट्रोपी है साथ में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी ओवरऑल जो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ना कि सिर्फ सिस्टम का या फिर सिर्फ सराउंडिंग का। ऐसा कोई भी लॉ में नहीं है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो बोलता है पूरा यूनिवर्स का एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसलिए इस पर आप कमेंट नहीं कर सकते कि सिर्फ सिस्टम का ही एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी जो पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी होगा वो ज़रूर पॉजिटिव होगा, इसलिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 और 1, यानी यहाँ से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलवेज ट्रू पूछा गया है। हो सकता है कि किसी किसी कंडीशन में ये ट्रू हो या किसी किसी कंडीशन में सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू हो, लेकिन हमें ऑलवेज पूछा गया है। तो इस पर ध्यान रखना है कि ऑलवेज ट्रू के लिए कोई यहाँ पे लॉ फॉर्मुलेट हुआ होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले के लिए लॉ है और इसके लिए फोर्थ वाले के लिए भी लॉ है, लेकिन बाकी इन दोनों के लिए कोई भी लॉ नहीं है, इसलिए ये फॉल्सिफाई भी हो सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और ये कॉन्सेप्ट आप आगे के लिए भी दिमाग में ध्यान रखिए।
आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से है। यहाँ पे हमें वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अ मिक्सचर ऑफ टॉलिन एंड बेंजीन फॉर्म्स अ नियरली आइडियल सॉल्यूशन। ये आप वैसे भी बता सकते हैं क्योंकि टॉलिन और बेंजीन दोनों भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, तो इनके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा और कोई भी रिपल्जन नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली प्योर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। यानी एक प्योर जो टॉलिन का सॉल्यूशन होगा, एक जो प्योर टॉलिन का सॉल्वेंट होगा और एक कंटेनर में जो प्योर बेंजीन होगा, उसके बीच में भी कोई अट्रैक्शन नहीं होगा और दोनों को अगर हम मिक्स भी कर दें तो भी इनके अंदर उतना कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होगा। इसकी वजह से ये ऑलमोस्ट एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे, यानी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अज्यूम PB0 एंड PT0 टू बी द वेपर प्रेशर्स ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन। तो जब भी P0 दिया हो तो उसका प्योर सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होता है। तो जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे B वो बेंजीन के लिए, जो T है वो टॉलिन के लिए है। द स्लोप ऑफ द लाइन ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग दी। तो यहाँ पे आपको यहाँ से ध्यान देना है टोटल वेपर प्रेशर टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एक्स एक्सिस पे रखना है और हमें वाई एक्सिस पे टोटल वेपर प्रेशर रखना है, और उस लाइन का स्लोप क्या आएगा वो हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो बहुत ही सिंपल सा आपको एक्सप्रेशन, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आपको पता होगा। पी टोटल क्या होगा, जो कंपोनेंट्स हैं उनका मोल फ्रैक्शन XI इंटू P0 ऑफ I का समेशन, यही होता है पी टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कंपोनेंट है यानी बाइनरी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा XB P0B प्लस XT P0T। तो ये एक्सप्रेशन बहुत ही स्टैंडर्ड है। अब सिंस यहाँ पे एक बाइनरी सॉल्यूशन है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन मिला के 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंपोनेंट्स हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा T का वैल्यू, XT का वैल्यू, यानी जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ T है उसको आप अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें जो ग्राफ चाहिए वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के टर्म्स में चाहिए। तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा XB P0B प्लस P0T माइनस XB P0T। आप यहाँ से XB को कॉमन लीजिए और यहाँ पे आप इसे y = mx + c के फॉर्म से अगर कंपेयर कर, तो जैसे ही यहाँ पे हम XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपको y = mx + c जो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, इससे हम अगर इसे कंपेयर करें तो y एक्सिस पे P टोटल, x एक्सिस पे xi b यानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा PB0 माइनस PT0 और यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट आ जाएगा PT0। तो हमें यहाँ पे स्लोप पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, विथिन 1 मिनट आप पूरा एक्सप्रेशन लिख के भी कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं भी लिखना है, बहुत लोग को तो डायरेक्ट भी याद रहता है, तो उससे भी आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा विदाउट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ये सॉल्यूशन चैप्टर से आ गया। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, पूछा गया अपॉन डिपिंग अ कॉपर रॉड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट दैट कैन टर्न ब्लू इज। तो कॉपर रॉड किस में हम डिप करेंगे तो सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो कॉपर रॉड, जो कॉपर का प्योर फॉर्म है वो किस में जाने के बाद Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो आयन है जो सॉल्यूशन के अंदर पहले था वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमें ऐसा आयन यहाँ पे हमें पहचानना है, यहाँ पे हमें एक ऐसा स्पीशीज़ पहचानना है जो कि आसानी से रिड्यूस हो जाए विद द कॉपर एटम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कैल्शियम है, जो जिंक है, जो मैग्नीशियम है, ये सब भी कॉपर के ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी में। यहाँ पे सिर्फ जो Ag है इसको ही डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर, तो इससे आप डायरेक्टली देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप इसका SRP वैल्यूज़ भी चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो कॉपर का SRP वैल्यू है वो नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर का, तो इसलिए वो उसे आराम से रिड्यूस कर देगा, यानी Ag+ को कन्वर्ट कर देगा Ag में और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा Cu से Cu2+ में, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक 10th स्टैंडर्ड का लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक डायरेक्ट इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, पूछा गया ट्रीटमेंट ऑफ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन विद Ki सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड 2। तो यहाँ पे जो I- है वो ऑक्सीडाइज होकर किस स्टेट में जाएगा ये हमें पूछा गया है। ये मैंने आपको पहले भी 2-3 वीडियो में बताया कि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप इसे याद करके ही जाइए। तो इसका जब भी I- का अल्कलाइन KMnO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन KMnO4। अगर एसिडिक होगा तो वहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर अल्कलाइन कंडीशन है
तो यहाँ पे आपको आयोडेट मिलता है यानी IO3 माइनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड होने वाला। तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन कुछ लोगों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि वो उन्हें याद नहीं होते आसानी से, या तो उन्हें उसका लॉजिक नहीं समझ में आता। लेकिन जिसे इसका लॉजिक समझ में आ गया उससे इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये सबसे कम टाइम लेने वाले क्वेश्चन है और आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस भी 100% होता है अगर आपको याद है अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन अगेन एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि MOT थियरी से पूछा गया है। इफ़ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल C2, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सिर्फ आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल लिखने आने चाहिए, और इसमें अगर आप देखेंगे जो C2 का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये सिग्मा 2p में जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने जैसा ही नहीं है। अगर आपको ये याद है तो आप तुरंत इसे करके आ सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप वहाँ पे इसको कुछ डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसे याद रखे रहिए। सिमिलर एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के नीट में भी आया था, जो कि उसमें भी आपको ऐसे ही पूछा गया था बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ। तो अच्छा ये रहेगा कि आप भले ही इसका बॉन्ड ऑर्डर वगैरह का ट्रिक याद रखें, लेकिन इसका जो ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग एनर्जी का वो भी आप याद रखे रहिए। हो सकता है ऐसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाए, ये कभी आगे JEE और नीट में भी आ जाए, तो आप वहाँ पे इसको डिराइव नहीं कर सकते। तो इसलिए आप इसे याद रखें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया है। अमंग द फॉलोइंग द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रीज एग्जिबिटेड बाय। तो यहाँ पे हमें पहचानना है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किस में मिलेगी। तो आपको पता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए आपको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए जो भी कंपाउंड है उसमें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स चाहिए, यानी जहाँ पे जो इनर d ऑर्बिटल है वो इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सके। तो आपको पता है कि वैसे तो आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो आपको इन सारे कंपाउंड्स का जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो आ गया होगा वैसे ही। नहीं तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब आप याद रखें, जो भी डाउन द ग्रुप एटम्स होते हैं वो इजीली DsP2 कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर पाते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है और उसके बाद उनका जो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से वो ईजिली ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोवेस्ट है जिंक, ये तो 3D सीरीज़ का है, कॉपर 3D सीरीज़ का है, कैडमियम 4D, और जो पैलेडियम है वो 5D सीरीज़ का है। तो इससे आप डायरेक्टली भी इसे आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पे PdCl4 होगा जिसके ऊपर 2- चार्ज है, जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दिखाएगा। और वैसे भी आपने इसका स्टडी काफ़ी बार किया होगा, तो आप इसे वैसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसका स्ट्रक्चर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो बेटर है कि जो भी कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह समझ के याद करके कैसे भी एक रूल ऑफ थंब बना के रखें, जो आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाने में मदद करे, वरना आपको ये करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा एक ही क्वेश्चन। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी सारे कंपाउंड्स का भी आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो CdCl4 है वो टेट्राहेड्रल होगा। अगेन ZnCN4 भी है, वो भी टेट्राहेड्रल ही होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CuCN4 जो वो भी sp3 होगा, तो CuCN4 का आप देखेंगे अगेन टेट्राहेड्रल है। CuCN4 का आप एक और चीज़ याद रखिए, एक और रिएक्शन आता है जिसमें K3CuCN4 बनता है। तो वहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि KCN के साथ जब हम CuSO4 का रिएक्शन कराते हैं तो फाइनली हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CuSO4 में जो कॉपर सल्फेट में कॉपर था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो K3CuCN4 बनने पे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। यानी यहाँ पे जो KCN है, यानी जो मेन CN- लिगेंड है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है और कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। तो ये एक JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, तो ये भी आप याद रखिए, कभी भी रिपीट होने का इसका चांस है। अगला क्वेश्चन अगेन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। पूछा गया द करेक्ट पेयर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड CO इन मेटल। तो यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात हो रही है। मैं बताना है सिनर्जिक बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं जो CO के और मेटल के हैं। तो आपको पता है कभी भी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आता है CO के। तो आपको देखना है पाई एंटी बॉन्डिंग किस में दिया है, तो ऑप्शन C और ऑप्शन A में दिया है, बाकी ये ऑप्शन B और D एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग नहीं दिया है। अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि मेटल के कौन से ऑर्बिटल से आते हैं। तो ये भी एक अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि जो DXY ऑर्बिटल होते हैं उन्हीं ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा पाई ऑर्बिटल उसके अंदर आता है CO के।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरह ही याद रखना है कि जो XY ऑर्बिटल होता है, वैसे इसको आप लॉजिकली भी समझा सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आपके लेवल पे इसका सिर्फ क्वेश्चन 1 ही 2 आएगा, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है। तो अगर आप इसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखें तो वही ज़्यादा अच्छा है, वरना आपका इसमें बहुत काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है इसका डिटेल में स्टडी करने में, क्योंकि एक अलग से इसका फील्ड है जिसमें आपको कार्बोनिल और मेटल कार्बोनिल का स्टडी किया जाता है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है अन्य सब्जेक्ट का। तो इसलिए आप इसे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तरह याद रखें कि जो कार्बोनिल का है वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और जो मेटल का है वो DXY ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये वापस से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया था, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसका आने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया है Ni यानी निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट का, जो एक स्कारलेट रेड कलर का PPT आता है। तो ये भी आप याद रखें कि स्कारलेट रेड कलर का PPT एक निकल का डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है ये टेस्ट। तो यहाँ पे वो तो नहीं पूछा, लेकिन आप फिर भी इसे याद रखें कि स्कारलेट रेड कलर का PPT और किसी बार क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो मैं यहाँ पे इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताना इस कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए DMG के ऊपर चार्ज क्या होता है। तो ओवरऑल जो DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, यानी DMG इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो 2 है तो इसकी वजह से ओवरऑल -2 चार्ज। इसको बैलेंस करने के लिए निकल के ऊपर +2 आएगा। तो निकल का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 28, उसमें से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ओवरऑल यहाँ पे बचेंगे 26 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि आपको पता होगा जो DMG वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पैरिंग होने का चांस है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन को, ये दोनों को यहाँ पे आके पैरिंग करा देगा। तो ओवरऑल इसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर हो जाएंगे। एक बार ये इलेक्ट्रॉन्स पैड हो गए तो इसकी वजह से जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट जब हमें निकालना रहता है बोर मैग्नेटॉन में तो होता है √n × n+2, जहाँ पे n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इसका ओवरऑल वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसे आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो है 0। अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो इसका भी आप जो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका कलर जो है, इसके ऊपर जो लिगेंड्स का जो बॉन्डिंग है, इसके कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनते हैं, वो सब भी आप एक बार स्ट्रक्चर में एक बार अच्छे से देख लीजिए, ताकि आगे अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से। पूछा गया है कंपाउंड इज फाउंड बाय 2 एलिमेंट्स M and N। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स का एक सॉलिड स्टेट में एक स्ट्रक्चर बन रहा है। एलिमेंट N फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड एरे। तो यहाँ पे जो HCP बनाने वाला, जो लेटिस बनाने वाला एटम है वो है N। तो आपको पता है HCP में जो भी लेटिस बनाता है उसके ओवरऑल 6 एटम्स होते हैं, और यहाँ पे M के लिए दिया 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय M। तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उसका जो 2/3 पार्ट है वो M ऑक्यूपाई कर रहा है, 1/3 एम्प्टी है। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो HCP में 6 एटम्स होते हैं, N का वैल्यू 6 हो गया, और आपको पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 6, लेकिन यहाँ पे 2/3 ऑक्यूपाइड, यानी 2/3 × 6, यानी यहाँ पे 4 आपको एटम्स मिल जाएंगे M के। तो M का वैल्यू हो गया 4, यहाँ पे 4 एटम्स एक लैटिस के अंदर, और N का जो वैल्यू है वो है 6, यानी 6 एटम्स हैं N का एक लैटिस के अंदर। तो बस जैसे ही आपने ये लॉजिक से M और N का वैल्यू फाइंड किया, इसके आगे तो ये रेशियो प्रपोर्शन का सवाल हो गया। तो M का वैल्यू है 4, N का वैल्यू है 6, तो M/N का अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो हो जाएगा 2/3, तो यानी आ जाएगा M2N3। सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, और अगर आपने ऐसे 2-3 सवाल भी प्रैक्टिस किए होंगे तो इजीली आप इसे विथिन 1 मिनट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। पूछा गया द वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ He+
in the first orbit n is equals to 1 is v, the velocity of the electron in the second orbit is। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के वैल्यू के। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर वेलोसिटी v था, तो आप अगर नेक्स्ट ऑर्बिट यानी सेकेंड ऑर्बिट में देखेंगे तो उसका हाफ होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हो जाएगा 0.5v यानी v/2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, 10 सेकेंड के अंदर होने वाला, अगर आपको ये रिलेशन पता है। वैसे भी ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर से, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 केमिस्ट्री के, जो इस साल KVPY के एग्ज़ाम में आए थे। कमेंट करके बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा और आपके मार्क्स कितने आए केमिस्ट्री सेक्शन में, वो भी ज़रूर कमेंट करें। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख के समझ सकें इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा पार्ट 2 ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। थैंक यू।